हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस एट 3.3 को और इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आइए मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। देखो, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इसमें लिखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300। यानी कहने का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स मतलब क्या हुआ ये कि हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स जो यहाँ पर दिया गया है 3300। समझ आया? देखो एस फॉर क्या होता है, सम, और ये हमें टर्म्स बताएगा कि कितने टर्म्स हैं। तो सम ऑफ 55 टर्म्स इन एन एपी इज गिवन टू यू 3300। तो ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है जो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पे फाइंड करना है 28th टर्म, यानी कि T28 हम लोगों को निकालना है। बराबर है ना? अब ये कैसे मिलेगा, सोचो सोचो कैसे मिलेगा। तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मैं आपको बताती हूँ कैसे मिलेगा। सुनिए, आपको क्या करना है, अब आपके पास यही एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी का यूज करके हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो हम इसी का यूज करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना हम पहले वो वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। हम लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, जो फॉर्मूला हमें मालूम है एस एन का, कौन सा फॉर्मूला पता है? एस एन विच इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है दोस्तों 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, चलो वैल्यूज अभी हम पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, S55 है ना, तो मैं इधर लिख दूंगी दोस्तों S55 विच इज इक्वल टू n का वैल्यू यहाँ पर 55 हो जाएगा अपॉन में 2, फिर यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, इसको तो भूलना ही मत। ओके, फिर S55 कितना दिया है, 3300, इसको आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे 55 और फिर यहाँ पे 2। ठीक, ओके। अब क्या करें, अब मैं बता रही हूँ क्या करना है। इसमें से देखिए यहाँ पे लिखा मैंने 2a प्लस, फिर 55 - 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चों 54 और यहाँ पे d। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि इधर 54 और d मैंने लिख दिया। ठीक, ओके। अब देखो इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे जरा आप ध्यान लगाइए। ये देखो 55/2 इसको ऐसे ही रहने दो। अब बताओ इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बोलो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, यानी कि हम 2 को ना बाहर ले सकते हैं। तो देखो भाई मैंने ना 2 को बाहर ले लिया, तो बताना जरा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, यहाँ से ये 2 बाहर जा चुका है तो यहाँ पर a आएगा, और यहाँ से 2 बाहर गया है तो 54 को आप 2 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा। तो 2 2 होता है 4, इसमें से 1 बचेगा। देखो 54 को ना आप 2 से डिवाइड करके देखो तो कितना आएगा, 2 2 4, माइनस करोगे तो इधर 1 आया, फिर ये 4 लिखा, 2 7 14, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27 और इधर डी। समझ में आया? तो ये हो गया। ओके, क्लियर है ना? इजी था, ये बहुत इजी है। 54 को ना आप 2 से डिवाइड करके देख लो, आपको 27 ही मिलेगा। ठीक, अच्छा अब बताओ यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है ना, तो आप जरा इसको कैंसिल कर दीजिए। देखो 2 से 2 कट। ओके, तो बच क्या रहा है भाई, ये बच रहा है, यहाँ पे 55 बच रहा है। अब मैं जरा इधर इधर अभी करके बताती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये कट चुका है, तो जो बचा है पहले मैं उसको लिखती हूँ। तो यहाँ पर है 3300 विच इज इक्वल टू 55, फिर ब्रैकेट के अंदर है दोस्तों a प्लस 27d। ठीक, ओके। फिर हम क्या करेंगे, देखो ये जो मुझे 55 दिख रहा है ना, मैंने कहा तू इधर मल्टीप्लाई में ना इधर आजा, मैं तुझे डिवाइड में कर देती हूँ। तो जब ये इधर आएगा तो ऐसे नीचे चला जाएगा, यानी कि ऐसे करके ये डिवाइड में चला जाएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब चलो इन दोनों को बताओ हम किससे काट सकते हैं भाई, हम काट सकते हैं 11 से। 11 5 55 होता है और 11 3 33, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 300/5 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस 27d। फिर से ये कटेगा, कितने बार में, 5 1 5, 5 6 30, यानी कि देखो हमें क्या मिला, a प्लस 27d विच इज इक्वल टू 60। ये हमें मिला है, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1 करके। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब हमें क्या निकालना था, हमें यहाँ पे T28 निकालना था ना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि नाउ हमारे पास जो फॉर्मूला है हम सभी को मालूम है, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ओके। फिर हमें निकालना है T28, तो यहाँ पर मैंने T28 लिख दिया, फिर a प्लस n की जगह पे 28 लिखेंगे -1 इंटू डी। ठीक, चलो आगे देखो, आगे क्या आएगा यहाँ पे देखना,
a प्लस 28 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 27 और ये d। तो देखो a प्लस 27 d, a प्लस 27 d ये किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। यानी कि इसकी जगह पे क्या मैं 60 लिख सकती हूँ? जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि t28 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप लिख दो 60। कहाँ से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे बता देना फ्रॉम इक्वेशन 1 और यही आपका हो जाएगा भाई फाइनली आंसर। समझ आया? हमसे यही बोला था निकाल लेना। लो हमने निकाल लिया यहाँ पर हमारा आंसर। ठीक है, चलो देख लीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस 28th टर्म इज 60। ठीक, देख लीजिए। 6th क्वेश्चन काफी इजी था, हमने कंप्लीट कर लिया इसको। अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि 7th क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको जरा सा मैं ऊपर कर दूं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें क्या दिया गया है भाई, पढ़ते हैं जरा। इन एन एपी यानी एपी में अब देखो यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस दी गई है कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 27। यानी मान लीजिए आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, यानी मान लो आपके पास कोई तो एपी है, ठीक है। अब उसके जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, उनका टोटल कितना आता है? उनका टोटल आता है 27 एंड देयर प्रोडक्ट, यानी अगर हम उन्हीं तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना आता है? 504। देन फाइंड द टर्म्स। तो फिर हमें वो तीनों जो टर्म्स है ना वो फाइंड करने हैं कि क्या होंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको हिंट भी दिया गया। अगर ये हिंट नहीं दिया रहता ना तो भी हम सॉल्व कर सकते थे दोस्तों, लेकिन हिंट दिया है तो हम इसका यूज करेंगे। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था कि जो हमारे एपी के टर्म्स होते हैं उनको हम कैसे कंसिडर करते हैं? ऐसे लेते हैं ना, ए, दूसरा टर्म होता है बच्चों ए प्लस डी, तीसरा होता है हमारा a प्लस 2d, ऐसे करके होता है। फिर आगे क्या होगा? a प्लस 3d, है ना। फिर अगर आप पीछे जाने की कोशिश करोगे कि इसके पिछला वाला टर्म क्या होगा तो वो होगा a माइनस डी, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मैंने आपको बताया भी था एकदम स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये पीछे वाला नहीं बताया था, तो मैं बता देती हूँ पीछे वाला भी। अगर मान लीजिए a के पीछे वाला टर्म आपको निकालना है तो क्या करोगे? जब आप a में से d को माइनस करोगे ना तो आपको मिल जाएगा इसके पीछे वाला टर्म, तो a माइनस डी। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंट में दिया गया a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये चीज हमें कंसिडर करना है वो तीनों टर्म्स को। तो चलो फिर कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट द थ्री consecutive terms in APB। ठीक है, ऐसा करके हम अज्यूम कर लेते हैं। बोलो क्या होगा? पहला वाला टर्म हमारा a माइनस डी हो जाएगा, दूसरा वाला a होगा और बच्चे तीसरा वाला हमारा a प्लस डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई है उसका यूज करके आपको बताना है कि वो तीनों टर्म्स क्या होंगे। जैसे यहाँ पर अगर आप ये टर्म्स देखोगे ना तो ये a और d, मतलब a और d के फॉर्म में दिए, लेकिन हमें वो नंबर्स का पता लगाना है कि वो एक्चुअल में क्या होंगे। 2 4 6 ऐसे होगा या फिर 3 6 9 ऐसे होगा, मतलब हमें वो नंबर्स बताना है, पूरा जो एपी रहता है ना वो बताना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंडीशंस दी गई ना उनका यूज करके हमें a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हमें a और d का वैल्यू मिल गया तो हमें क्या आंसर पे मिल जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। ये जो पहला कंडीशन दिया गया ना हम उसका पहले यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बाय फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या दिया है, पढ़िए जरा, कि इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 27। यानी ये जो तीनों कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं इनका सम कितना है? 27। मतलब हमें इन सभी को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि a माइनस डी, देखो a माइनस डी प्लस दूसरा वाला टर्म क्या है a, तीसरा वाला टर्म क्या है a प्लस डी। देखो हमने इन तीनों टर्म्स को प्लस किया, a माइनस डी प्लस a प्लस डी विच इज इक्वल टू कितना आता है? 27 आता है, ऐसा कंडीशन में दिया गया था। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस डी प्लस डी दोनों को मैंने कर दिया है कैंसिल। a प्लस ए बोलो कितना हो जाएगा भाई? 3a विच इज इक्वल टू 27। अब मैंने 3 को कहा तो उधर चला जा, तो यहाँ पे 27/3 हो जाएगा, कैंसिल करो, 3 1 3 3 9 27। यानी कि हमें यहाँ से a का वैल्यू कितना मिल जाएगा दोस्तों? तो आपको यहाँ पर a का वैल्यू मिल जाएगा बच्चे 9। ठीक है, तो देख लो हमें यहाँ से a का वैल्यू मिल गया। लो भाई एक काम तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे हमारा दूसरा कंडीशन। तो अब हम लिखेंगे बाय सेकंड कंडीशन। आइए जरा देखते हैं।
थोड़ा इसको ऊपर करें, चल भाई तू ऊपर चला जा। अब यहाँ पे आपको लिखना है बाय सेकंड कंडीशन। तो जो हमारा सेकंड कंडीशन है ना उसमें क्या दिया है पढ़ेंगे जरा। देखो दोस्तों सेकंड कंडीशन आपका क्या दिया था कि प्रोडक्ट मतलब ये जो तीनों टर्म्स है ना इनका प्रोडक्ट कितना आता है 105 आता है। यानी अगर मैं ये तीनों का मल्टीप्लाई करूं मतलब ऐसे a माइनस डी इंटू ए ब्रैकेट में लिखूं तो चलो ठीक है ब्रैकेट में लिखती हूँ इंटू ए प्लस डी। अगर मैं इन सभी का मल्टीप्लाई करूँ ना तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 504। ऐसा यहाँ पर बोला गया था, ठीक है, हमारे सेकेंड कंडीशन में। तो लो भाई सेकेंड कंडीशन हमने लिख दिया। अब इसे हमें क्या करना होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना होगा। कैसे, सुनो मैं बताती हूँ कैसे। देखो बच्चे यहाँ पर मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो ये देखो हमारे पास 9 का वैल्यू a का वैल्यू है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ये a के वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इससे ये और भी आसान हो जाएगा। तो बोलो a का वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी बच्चे 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस डी, फिर उसके बाद इसकी जगह पे भी हम 9 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर भी 9 प्लस डी, ऐसे करके आ जाएगा विच इज इक्वल टू 504। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। लेकिन अब आगे क्या करें ये नहीं आ रहा समझ, तो सुनो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। सुनते रहना आप लोग ध्यान से। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। इजी कैसे बनेगा देखो मैं आपको बताती हूँ। इसको और थोड़ा ऊपर कर लूं मैं, चलो यहाँ पर देखो हमने एक काम कर सकते थे, यानी इसको लिखने के भी पहले आप ना इसमें एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला लगा सकते थे। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे कैसे सुनते रहना। ये a को पहले लिख दो, ठीक है, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देना a माइनस डी और तीसरे वाले ब्रैकेट में लिखना बच्चे a प्लस डी विच इज इक्वल टू 504। ठीक है, ज्यादा हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे आगे पीछे कर दिया। और आगे पीछे क्यों किया है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आया है जिसका हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन से फॉर्मूले का हम यूज करेंगे मैं आपको जरा वो फॉर्मूला बता दूं। देखो ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे भी आएगा a, अरे आजा a माइनस बी। यही वाला फॉर्मूला हम क्या करने वाले हैं ना, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, कहाँ पर यूज करेंगे हमें तो समझ नहीं आ रहा। देखो यहाँ पर यूज करेंगे a माइनस डी a प्लस डी, है ना। तो अभी इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यानी a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पर ना ये आएगा, आपको बताती हूँ, आगे देखते रहना। देखिए हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये a की जगह पे a ही रहेगा, इसके साथ छेड़खानी मत करना। बाकी अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पर देखो अभी इन दोनों की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बच्चे a का स्क्वायर, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे d का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि b की जगह पे इधर क्या है d है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों d का स्क्वायर, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 504। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आप सभी लोगों के। चलो अब इधर आ जाओ, जरा इधर आ जाओ मेरे साथ, और इसको थोड़ा हम नीचे लिखते हैं। अभी हम क्या करेंगे ना, अब ये जो a का वैल्यू हमें मिला था 9 वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक, चलो पुट करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई मत करो डायरेक्टली पुट करो। तो a की जगह पे मैंने 9 लिखा, फिर यहाँ पर a की जगह पे क्या लिखेंगे 9, इधर 9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे d का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 504 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 इंटू 9 का स्क्वायर करोगे तो इधर 81 आएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस d का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 504। और मैंने कहा 9 तो उधर चला जाए, जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि इधर बचेगा 81 माइनस डी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको काटो, चलो 9 से इसको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है। तो कितने बार में जाएगा सोचिए, सोचो 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 अच्छे से। 9 पाइजा होता है बच्चे 45, है ना, वही होता है। देखो अगर मैं 504 को 9 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, 9 1 से 9, 9 पाइजा 45, है ना। फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 0, फिर ये इधर आ गया, और 9 6 होता है 54, यानी कि 56 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा भाई 56 आएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक काम किया, मैंने बोला डी स्क्वायर तो उधर चला जा, 56 तो इधर आ जा। तो जब 56 इधर आएगा, अब क्योंकि वो उधर प्लस में है ना, इधर देखो 56 आया प्लस 56, जब ये इधर आएगा तो माइनस 56 हो जाएगा, और ये माइनस डी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर है आप सभी लोगों को। चलो अब देखो इसको माइनस करो, 1 में से 6 तो जाने नहीं वाला, तो 11 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, और इधर कितना बचेगा भाई, इसने एक इसको दिया था तो 7। देखो
81 माइनस 56, इसने एक इसको दिया तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 11, 11 में 6 गया तो 5, है ना, 11 में 6 गया तो 5 आएगा ना, 6 7 8 9 10 11, हाँ बिल्कुल 5, और 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि यहाँ पे 25 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको मैं जरा इधर से गायब करूं और इसको भी गायब करूं और आगे का बताती हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डी के सिर, हमें तो डी का वैल्यू चाहिए, हमें डी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, सिंपल सी बात है दोनों साइड का। तो मैं इधर लिखती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देखो शॉर्ट में लिखती हूँ बी एस, बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो डी स्क्वायर है ये आ जाएगा हमारा रूट के अंदर और ये भी आएगा रूट के अंदर। अब आप सभी लोगों को पता है जब हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस भी लेना पड़ता है, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी +25 होगा और +5 का स्क्वायर भी +25 ही होगा, इसीलिए मैंने प्लस माइनस दोनों ले लिया। अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट, तो यहाँ पर आएगा डी विच इज इक्वल टू, अब देखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है भाई, 5 होता है। तो आप देख सकते हो ये जो डी का वैल्यू है ना वो हमें 2 मिला है, एक प्लस में भी मिला है और माइनस में भी मिला है। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे एक बार और माइनस वाले को भी कंसिडर करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और तब जाके हमें वो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स मिल जाएंगे। तो अब आओ आगे का दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे होगा सॉल्व। देखिए हमें ए और डी के तो वैल्यू मिल चुके हैं, ए का भी वैल्यू मिला और डी का भी वैल्यू मिला, लेकिन डी के 2 वैल्यूज मिले, ए का एक ही वैल्यू मिला है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे हम ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि मान लीजिए ए का वैल्यू मैंने ले लिया है बच्चे, ए का वैल्यू मैंने 9 ले लिया और डी का वैल्यू मैंने ले लिया अभी +5। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो क्या था, ए माइनस डी था। तो बोलो कितना आएगा, डी की जगह पे मैंने 5, एक मिनट, ए की जगह पे मैंने 9 रखा और डी की जगह पे मैंने क्या रखा, 5 रखा, राइट, और ये +5 है। तो 9 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे 4 मिला। फिर दूसरा वाला टर्म क्या था, देखो इधर, ये पहला वाला a माइनस डी था, दूसरा क्या था बच्चे, a था, तो a आपका कितना है 9, यानी दूसरा वाला टर्म हमारे पास आ चुका। देखो ये दूसरा वाला, ये फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद अगला क्या था, a प्लस डी था, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 + 5, 9 + 5 मिलाकर के कितना हो जाएगा 14, यानी वो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे, 4, 9 और 14। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं a का वैल्यू 9 और देखो अगर मैं a का वैल्यू 9 लेती हूँ और d का वैल्यू -5 ले लूँ तब क्या होगा भाई, चलो देख लेते हैं। तो पहला वाला टर्म तो हमारा a माइनस डी था, यानी कि 9 माइनस डी का वैल्यू -5, तो कितना आएगा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये जुड़ करके यहाँ पे 14 आ जाएगा। उसके बाद a का वैल्यू इज 9, वो तो बीच वाला ठीक ही है। फिर उसके बाद a + 3, यानी कि यहाँ पर आएगा 9 प्लस -5, है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो अब देखो जब हमने ये वैल्यू लिया तो फिर हमें ये तीनों नंबर्स मिलते हैं और जब हमने ऐसे लिया तो फिर हमें ये तीनों नंबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों सेम टू सेम ही है, बस इनका ऑर्डर चेंज हो गया। ऊपर वाले में देखो 4 9, फिर यहाँ पे 14, और यहाँ पे नीचे वाले में देखोगे तो 14 9 और 4, यानी वही है, बस यहाँ पे ऑर्डर बदल गया है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द टर्म्स, तो हम लिखते थे ना फाइनली आंसर कि द टर्म्स आर, यहाँ पर देखिए पहले हम इनको लाइन से लिख देते हैं। तो पहला वाला टर्म हमारा 4 था, दूसरा वाला 9 और तीसरा वाला 14। या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा कि पहले 14 आ जाएगा, फिर बीच में 9 आएगा और लास्ट में हमारा 4 आ जाएगा, यानी ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों भी राइट है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये है हमारा 8वां सवाल, जो कुछ पिछले वाले के जैसा ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फाइंड 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12 एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। ओके, देखो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। मान लीजिए आपके पास एक एपी है तो उसके 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हमें बताने। यहाँ पे देखो 3 टर्म्स बताने थे, 3 टर्म्स, राइट। अब इसमें ना हमें 4 टर्म्स बताने हैं और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखो अगेन हमारे पास हिंट है कि ये 4 टर्म्स हमें ये कंसिडर करना है। तो चलो अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। वैसे अगर ये नहीं दिया रहता तो भी हम अज्यूम करना जानते हैं भाई, है ना, जानते हो कि नहीं, मैंने बताया था ना वो 4 मतलब
मतलब जो एपी में टर्म्स होते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, वो कैसे होते हैं, पहला ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d, ए प्लस 4d। अगर ये ना दिया रहे ना, अगर हिंट ना दिया रहे एग्जाम में, तो जो मैंने आपको बताया वो अज्यूम करोगे, फिर भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट 4 consecutive terms in AP are, चलो let the 4 consecutive terms in AP B क्या क्या हो जाएंगे। देखो पहले वाले टर्म को मैंने मान लिया है a माइनस डी, दूसरे वाले को a, तीसरे वाले को a प्लस डी, और जो मेरा चौथा वाला टर्म है उसको मैंने मान लिया है बच्चे a प्लस 2d। ठीक है, चलो मैंने ये तो अज्यूम कर लिया। अब उसके बाद हम एक एक करके कंडीशन देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कंडीशन क्या दिया है, देखो यहाँ से कि सम, देखो यहाँ पे लिखा है कि हुज सम इज 12, यानी कि वो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, उन सभी का सम कितना आता है भाई, 12 आता है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट कंडीशन। ये मैंने कलर बदला था, बदला क्यों नहीं, बाय फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या दिया था कि इन सभी का सम होता है 12। तो यहाँ पर हम इन सभी का टोटल कर देंगे। पहला टर्म है हमारा a माइनस डी प्लस, दूसरा टर्म है a, तीसरा टर्म है a प्लस डी, और आपका चौथा टर्म है बच्चों a प्लस 2d। तो इन सभी का टोटल कितना आता है, 12 आता है। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था और हमने यहाँ पर लिख भी दिया। ठीक है, चलो अब इन सभी का हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर समझिएगा, ये देखिए प्लस डी माइनस डी दोनों हो जाएंगे कट होंगे ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों को मैंने कर दिया है कैंसिल। फिर a प्लस ए कितने बार है, a 4a है, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा। उसके साथ साथ प्लस 2d विच इज इक्वल टू 12। ठीक, समझ में आ गया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये और छोटा हो सकता है, यानी 2 से हम सभी को कैंसिल कर सकते हैं। तो 2 से हम एक बार एक काम करते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पर 2a आएगा। थोड़ा मैं इसको नीचे लिखती हूँ। फिर 2 से 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे d आएगा, और 2 6 होता है 12। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको हम एक काम करते हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 करके लिख देते हैं, क्योंकि अब इसके आगे तो ये सिंप्लीफाई होने नहीं वाला। ठीक, अब उसके बाद हम हमारा सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, यानी तीसरा और जो फोर्थ टर्म है ना, उनका टोटल आता है 14। कोई बात नहीं, आइए अब यहाँ पे हम लिखते हैं बाय द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, चलिए बाय सेकेंड कंडीशन। देखिए दोस्तों, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि थर्ड एंड फोर्थ टर्म का टोटल होता है 14। तो थर्ड टर्म आपका क्या है, a प्लस डी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फोर्थ टर्म क्या है भाई, a प्लस 2d। तो इसका टोटल कितना आता है, 14 आता है। ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया था और हमने उसको लिख लिया। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो a प्लस a करोगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। इसके साथ साथ d प्लस 2d करोगे तो यहाँ पे 3d आएगा, विच इज इक्वल टू 14। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। इसको अभी हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2 करके, राइट। चलो यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, अब इन्हें हमें करना होगा सॉल्व। देखो ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मतलब मोस्ट कॉमन मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करो। इससे क्या होगा, 2a से 2a कट जाएगा, और फिर यहाँ से ना हमें d का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो एक बार d का वैल्यू मिला, फिर हम a का भी वैल्यू निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो चलो अब आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे होगा सॉल्व। सुनते रहिए अभी आप लोग ध्यान से, है ना, ध्यान लगा करके सुनते रहो, ध्यान इधर से उधर नहीं भटकना चाहिए। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 क्या है आप देख सकते हो, मैं इसको लिख देती हूँ इधर। देखो 2a प्लस 3d विच इज इक्वल टू क्या है, 14। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 14। फिर देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2a प्लस d विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ पर भी आ गया बच्चे माइनस का साइन। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा, देखो 14 में से 6 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है,
फिर यहाँ पर देखो 3d माइनस डी करोगे तो यहाँ पे 2d आ जाएगा, है ना। 3d माइनस 1d, 3d माइनस 1d करोगे 2d आएगा, और 2a से 2a कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ से आपको d का वैल्यू बोलो कितना मिलेगा। 2 को मैंने कहा तो उधर चला जा, देखो यहाँ बता रही हूँ, d को मैंने अकेला रखा, 2 को बोला तो उधर जा, जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से जब ये कटेगा तो कितना आएगा, d का वैल्यू 4 आ जाएगा, यानी कि d का वैल्यू हमें मिलता है बच्चे 4, ठीक है। अब इस d की वैल्यू की मदद से हम a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग d विच इज इक्वल टू 4, कौन से इक्वेशन में रखेंगे हम, इन इक्वेशन नंबर किस में भी रख दो, चलो 1 में रखते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसमें d का वैल्यू 4 लिखना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस, क्या लिखेंगे, d की जगह पे 4 विच इज इक्वल टू 6, अभी बोला मैंने 4 तो उधर जा, तो जब 4 उधर जाएगा तो बोलो क्या होगा, देखो ऐसे होगा, इधर ही मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, देखो 4 उधर गया, तो यहाँ पे 2a विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर प्लस में, जब उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2a विच इज इक्वल टू 6 माइनस 4 करोगे तो 2, फिर क्या होगा, 2 को मैंने कहा तो उधर जा, तो जब ये उधर जाएगा तो ऐसे करके ना डिवाइड में हो जाएगा, और जब काटेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू हमें 1 मिलेगा, यानी कि आप देख सकते हो a का वैल्यू बच्चे हमें मिलता है 1, तो देख लो हमने यहाँ पर d का भी वैल्यू निकाल लिया और a का भी वैल्यू निकाल लिया, और यही तो हमारा मेन काम था, a और d का वैल्यू निकालना। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो 4 टर्म्स है इनका पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास a भी है और d भी है, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमें वो सारे के सारे टर्म्स जो है वो मिलते जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ मेरे साथ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से, आओ यहाँ पे हम लिखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, देखो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर a का वैल्यू हमें 1 मिला है, और जो d है बच्चों ये मिला है हमें 4, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था हमारा a माइनस डी, ठीक है। चलो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो बोलो a का वैल्यू है 1 और d का वैल्यू है -4, या मतलब 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3, ठीक। फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे तो दूसरा हमारा क्या था भाई, a था, तो a का वैल्यू बोलो क्या आएगा, a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर हमारा अगला टर्म 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, इसमें से देख लो a प्लस डी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे a प्लस डी, तो बोलो क्या आएगा, a का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 1 + 4 यानी कि 5। फिर अगले टर्म की हम बात करेंगे, तो अगला हमारा है a + 2d, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा, a का वैल्यू है 1, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 इंटू डी की जगह पे 4 लिखेंगे, तो 1 + 2 4 8, कितना आ जाएगा 9, ओके। तो देखो चारों टर्म्स का हमने पता लगा लिया है, पहला टर्म होगा -3, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा भाई 5वां मतलब 5th 5, और फोर्थ टर्म होगा हमारा 9, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द 4 टर्म्स आर, है ना, हमें ये निकालना था ना, द 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर, यहाँ पे लिखते हैं कि हेंस the 4 consecutive terms are, बोलो क्या क्या हो जाएंगे, तो पहला हमारा हो जाएगा दोस्तों -3, दूसरा होगा भाई 1, चौथा होगा 5, तीसरा होगा 5, है ना, ये 5 है, और अगला होगा 9, बस ये हो गया आपका आंसर। देख लो यहाँ पर हमने 8वां सवाल भी कंप्लीट कर लिया, ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, प्रैक्टिस 3.3 का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखें हम, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ तो प्रूफ करना है। अब देखते हैं, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, यानी एपी का 9th टर्म अगर है 0, देन शो दैट द 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। ओके चलो, कुछ समझ नहीं आया ना आप लोगों को, बट डोंट वरी, समझेगा। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, पहले गिवन लिखने का, फिर टू प्रूफ लिखने का, उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करने का। ज्योमेट्री में आपने सीखा हुआ है, तो इसमें भी जरा कलाकारी दिखा दो अपनी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं गिवन। तो क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा 9th टर्म है ना एपी का, वो है 0, यानी कि देखो T9 वो आपको दिया गया है बच्चे 0, इसको थोड़ा अलग कलर से लिखते हैं तो सुंदर लगेगा, है ना। देखो T9 आपको दिया गया है बच्चे लोग 0, ठीक है। और क्या दिया है, और यहाँ पे ये भी बस इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है, और हमें क्या प्रूफ करना है, जरा मैं इधर लिख देती हूँ टू प्रूफ।
हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें ये प्रूव करना है 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, यानी कि जो आपका 29th टर्म है ना, ये क्या है, ये 19th टर्म का ट्वाइस है। यानी इस प्रकार से ट्वाइस यानी क्या होता है, दो गुना। ठीक है, तो देखो जो आपका 29th टर्म है ये 19th टर्म का ट्वाइस है। ठीक है, मतलब दो गुना ऑफ 19th टर्म, ये 19 है, 19 क्या कहते हैं इसको, 19 कहेंगे। ठीक, समझ में आया, ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, आओ मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर T9 हमारे पास कितना है दोस्तों, 0 है ना, तो T9 विच इज इक्वल टू 0 ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो T9 दिया गया है, अगर मान लीजिए मुझे T9 एक्चुअल में निकालना हो Tn का फॉर्मूला यूज करके, तो क्या होगा, देखो जैसे Tn का फॉर्मूला हम सभी को मालूम है, क्या होता है, Tn विच इज इक्वल टू a प्लस और फिर उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए मुझे निकालना है दोस्तों T9, तो क्या लिखूंगी मैं, a प्लस n की जगह पे क्या आएगा, 9 आएगा, 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या होगा, यहाँ पर देखो T9 हमारे पास कितना है, 0, तो ये देखो मैंने इधर 0 लिख दिया, फिर a प्लस 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर 8d आ जाएगा, बराबर। फिर मैंने 8d को कहा तो इधर आ जाए, जब 8d इधर आएगा तो माइनस 8d हो जाएगा विच इज इक्वल टू a, यानी कि a का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलता है दोस्तों, ये हमें मिलता है माइनस 8d। ठीक है, तो अब ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1 करके, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है। ठीक है, चलो इतना तक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ और आपको कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे कि इसमें देखिएगा किसकी बात की जा रही थी, तो यहाँ पे एक तो T29 और T19 की बात की जा रही है कि नहीं, तो हम T19 और T29 कैलकुलेट कर लेते हैं जरा सा। तो चलो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं T19, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला तो पता ही है, a प्लस बोलो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 19 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फिर T19 विच इज इक्वल टू, ये T19 है, विच इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 18d। और ये जो a है ना, a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू क्या है, माइनस 8d, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया a की जगह पे माइनस 8d। ठीक है, पूरा मिटा करके ठीक से लिख दूँ, देखो इसकी जगह पे हम लिख देंगे दोस्तों माइनस 8d, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और 19 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18d। ठीक है, ये हमने कहाँ से लिखा, तो आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सभी लोगों के। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा T19 विच इज इक्वल टू 18d माइनस 8d करोगे तो कितना आएगा, तो ये मिल जाएगा बच्चे आप लोगों को 10d, है ना, क्योंकि 18 में से 8 गया तो 10 आएगा, राइट। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 2 करके। चलो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा हम और आगे चलते हैं, और देखो यहाँ पे एक और टर्म की बात की जा रही थी, जो था हमारा T29। तो जरा हम T29 भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको T29 निकालना है तो बोलो क्या होगा, a प्लस यहाँ पर आएगा 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो T29 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो a का वैल्यू हम क्या ले लेंगे, माइनस 8d लेंगे, क्योंकि a का वैल्यू हमारे पास यही है ना, इक्वेशन नंबर 1 से। उसके बाद 29 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 28d, बराबर। और ये हमने वैल्यू कहाँ से लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये आप लिख करके बता देना कि फ्रॉम 1। ठीक, फिर T29 विच इज इक्वल टू, देखो 28 माइनस 8d करेंगे तो कितना आएगा, 28d माइनस 8d करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा बच्चे 20d। ठीक है, T29 हमें कितना मिलता है, 20d मिलता है। ठीक है, अब देखो यहीं से अभी शुरुआत होगी आपके एक्चुअल में आंसर की। ठीक है, अब आंसर बस मिलने वाला है, डोंट वरी। कहाँ गया, रुको, हाँ यहाँ पे 29। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा है 20 T29 विच इज इक्वल टू, ये जो 20d है ना, देखो हमें क्या प्रूव करना था कि ये जो T29 है ये T19 का क्या है, 2 गुना है, बराबर। तो अब देखो ये जो 20d आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 10d करके लिख सकती हूँ, यस और नो, बोलिए यस, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा तो 10 2 सा 20 हो जाएगा, और फिर d वहां पर है तो d तो हम लिख ही देंगे, है ना, यानी कि 20d हो जाएगा। तो देखिएगा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अभी देखो क्या आएगा, यहाँ पर मैंने लिखा T29, तो T29 विच इज इक्वल टू 2 तो 2। अब ये जो 10d आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं इसकी जगह पे ये T19 लिख सकती हूँ, क्योंकि T19 का वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से इधर देख लो, T19 है 10d के इक्वल, है ना, तो 10d की जगह पे क्या हम T19 लिख सकते हैं, बोलो हाँ लिख सकते हैं। तो ये जो 10d दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगी बच्चे, क्या लिखूंगी मैं, T19 में लिख दूंगी, और यही तो हमें प्रूव करना था, देख लो क्वेश्चन में, तो प्रूव हो गया। और ये कहाँ से लिखा,
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे आप बता देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, समझ आया। तो हमें जो प्रूव करना था भाई वो हमने प्रूव कर दिया, बस बात यहाँ पर होती है खत्म। बात समझ में आई? यस। तो आप देखो हमने ये हमारा फाइनली जो 9th वाला क्वेश्चन था इसको कंप्लीट कर लिया है। देखो एक साथ में दिखा देती हूँ। यस, ये देखिए, ठीक सिंपल था। चलो देख लो इसको, और इसके पीछे वाले क्वेश्चंस तो आप जानते ही हैं, 8वां 7वां 6वां, और ये बस हो गया खत्म। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3.3 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बचता है हमारा एक और प्रैक्टिस सेट विच इज प्रैक्टिस सेट 3.4, तो उसको हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, किसका एप्लीकेशन, यही जो एपी है ना, इसी का एप्लीकेशन हम देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स उसका एप्लीकेशन देखा था, फिर सेकंड में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स देखे थे। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, जितना पढ़ाया अच्छे से रिवाइज करो, कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।